तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि हम लोग अभी जो हम लोग का चल रहा है, हम लोग का बीटीएससी जेई का क्लासेस चल रहा है, जो कि डे 2 तक कंप्लीट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। ठीक है, आज डे 3 है जो कि अपलोड होना है। ठीक है, तो वही टाइम जो टाइम रहता है उसी टाइम में अपलोड होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि मेंस के लिए, एसएससी जेई मेंस के लिए भी सुबह में मॉर्निंग में 10 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट वाइज चल रहा है उसमें। ठीक है, अभी फिलहाल में बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट 1 अपलोडेड हो चुका है। ठीक है, कल आपको बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट 2 देखने को मिलेगा, अच्छी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, जो कि आने का चांसेस बहुत ही प्रबल है। ठीक है, तो वीडियो को आप देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, कुछ आप लोग से बात करना था। बात सेंस ये है कि देखिए हम लोग कितना एमसीक्यू करने वाले हैं पूरा बीटीएससी जेई के एग्जामिनेशन होने तक में। ठीक है, देखिए क्या है ना कि हम लोग मान के चलिए कि हम लोग एक दिन में हम लोग एक फर्स्ट डे में हम लोग कितना एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग लगभग। देखिए कि हर सेट में लगभग आपको 70 या 75 के अराउंड आपका एमसीक्यू रहता है। ठीक है, मान के चलते हम एवरेज लेते हैं तब 75 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मान के चलते कि एक दिन में मतलब एक सेट में जो मेरा क्वेश्चन रहा है कितना है, अरे यार कितना है, 75 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो रहा है यार। हम्म, एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग एक दिन में अगर हम लोग एक सेट में हम लोग 75 मतलब होता है, लेकिन हम लोग 70 लेके चलते हैं। ठीक है, एक एवरेज लेके चलते हैं कि एवरेज लगभग मान के चलते हैं तो कितना, 70 क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको हम अगर 70 लेते हैं तो हम लोग कितना एमसीक्यू हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, हम लोग वो खाली काउंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक दिन में 70 क्वेश्चन, एक वीक में जो आपका हो जाएगा करीब 7 चौक 70 गुना 7 49। ठीक है, 4 से 90 क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम अप्रोक्स में अगर हम लोग 500 लेके चले तो कोई हर्जा हम लोग को तो नहीं है। ठीक है, मतलब एक सप्ताह में हम लोग 500 एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, इंटायर सिविल इंजीनियरिंग, पूरे सिविल इंजीनियरिंग का अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक वीक में हम लोग 490 मतलब 500 एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, अगर एक मंथ में हम लोग का होता है 4 वीक। ठीक है, एक मंथ में होता है 4 वीक। ठीक है, 1 मंथ, एक मंथ इक्वल टू 4 वीक होता है। तो 4 वीक में हम लोग का एक मंथ में कितना एमसीक्यू हो जाएगा टोटल, लगभग 5 चौक 20 मतलब 2000। ठीक है, 2000 क्वेश्चन हो जाएगा मेरा एक वीक में, सॉरी एक मंथ में। ठीक है, एक मंथ में मेरा 2000 एमसीक्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान के चलिए कि एग्जाम तो देखिए भाई बिहार है, एग्जाम तो इतना जल्दी होगा नहीं। ठीक है, तो मान के चलिए कि एग्जाम मेरा अप्रैल में ले लेगा। ठीक है, मान के चलिए मतलब एक एक अपना मतलब समझने के अनुसार कि मान के चलते कि अप्रैल में मेरा एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर छोड़ दीजिए। ठीक है, दिसंबर छोड़ दीजिए, 4 महीना बच रहा है। ठीक है, 4 मंथ बच रहा है। ठीक है, तो एक मंथ में हम लोग कितना कर रहे हैं, एक मंथ में हम लोग 2000 एमसीक्यू कर रहे हैं, तो 4 मंथ में कितना हो जाएगा मेरा, 8000 एमसीक्यू। ठीक है, 8000 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 8000 क्वेश्चन प्लस आपको फिर और सारे जैसे अभी एसएससी का मेंस का हो रहा है, वो सेट अभी देख सकते हैं। डीडीए का जो मेंस डीडीए का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो रहा है वहाँ से देख सकते हैं। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो 8000 प्लस हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, इसमें से आपका एग्जाम में कितना आना है, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपका बीटीएससी जेई में आना है। ठीक है, इसमें से अच्छा बताइए, अगर आप 8000 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है यार, ऐसा क्वेश्चन नहीं कि रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आने का चांसेस प्रबल है। ठीक है, आने का चांसेस प्रबल है, तो एकदम माइंड एकदम शांत करके आप लोग सिर्फ जितना सेट हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है, जितना सेट हो रहा है पर डे जो सेट काउंट हो रहा है, आप लोग सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ और डेडिकेशन के साथ आप लोग अगर सेट को भी अगर पर डे आप देखते हैं ना, एक बार हम मतलब यहाँ से ऑनलाइन के थ्रू एक बार चल जाएगा, 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा, 2 बार तो मैक्सिमम देखना ही देखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन को जब हम 5 बार रिपीट कर रहे हैं, 4 बार रिपीट कर रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि जब 4 बार हम कर रहे हैं तब 5 बार आपको भी करना पड़ेगा।
ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा मेरा मोटो यही है, मेरा मोटिव यही है कि क्लास में जितने भी हम एमसीक्यू कराएंगे, जितने भी एमसीक्यू होंगे, सारा आपको क्लास में आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, टोटल एमसीक्यू आपको क्लास में याद होना चाहिए, चाहे वो काहे ना कॉन्सेप्चुअल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो। न्यूमेरिकल इट मीन्स हम लोग बना कर सॉल्व कर लेंगे, समझ रहे हैं ना, हम लोग बना कर सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा मेरा मकसद यही है कि आपको सरकारी जेई बनाना है। सरकारी जेई का टैग होना बहुत ज़रूरी है, टैग लगना है बस। ठीक है, मेरा मोटिव यही है। ठीक है, तो 8,000 प्लस एमसीक्यू आप कीजिएगा, इसमें से आप 100 क्वेश्चन को आप सिलेक्शन नहीं कर पाइएगा। 100 क्वेश्चन को सिलेक्ट तो कर पाइएगा ना, क्योंकि देखिए मेन बात है कि आप 8,000 एमसीक्यू तक आप टिके हैं कि नहीं टिके हैं, बात ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर लास्ट तक, देखिए विजय वही होता है जो लास्ट तक टिका रहता है मैदान पर, समझे ना, विजय वही होता है जो लास्ट तक मैदान पर टिका रहता है। ठीक है, तो आपको मैं ये बोलने का वर्ड, मेरा मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपको लास्ट तक, जब तक सीरीज चले तब तक आपको टिके रहना है। ठीक है, अन्यथा लास्ट में रिजल्ट यही होगा कि पक्का अगर आप टिके हैं तो आपका रिजल्ट एकदम डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता है, समझ रहे ना, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ कि आपका रिजल्ट कोई नहीं से रोक सकता है। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, और मैं जैसा जैसा मैं जिस जिस क्वेश्चन में मैं जैसा अप्रोच लगा रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में हम जैसा अप्रोच लगा रहे हैं, बस उस अप्रोच से आप आगे बढ़िए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और ज़्यादा इधर उधर कभी इसका वीडियो कभी उसका वीडियो नहीं, देखिए कोई भी किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एक कंसिस्टेंट एक चैनल पर रहिए। ठीक है, कभी यहाँ से देख लेंगे, कभी वहाँ से देख लेंगे, पता क्या होगा कि मैं यहाँ पर हम 8,000 प्लस एमसीक्यू कराने वाला है, कुछ अब दूसरे चैनल से देख लिए, तो क्या होगा ना कि ये तो ठीक है, यहाँ तक मान के चलते हैं कुछ याद रहेगा, लेकिन सारा याद नहीं रहेगा। अगर भूल भी जाएंगे तब भी प्रॉब्लम आपको होगा। कुछ यहाँ से देख लेते हैं, कुछ वहाँ से देख लेते हैं, पता चला कि सारा मिक्सर हो गया, मिक्सिंग हो गया, मिक्सिंग होने से पता क्या हो गया, सारा खिचड़ी बन गया, माइंड में कुछ भी नहीं है, नील बटा सन्नाटा हो गया। तो फिर बाद में बोलिए कि नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा, तो ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, ये सब कभी नहीं होगा। ठीक है, खाली आप कंसिस्टेंट रहिए जिस प्लेटफॉर्म पर है, जरूरी नहीं कि मेरा ही पर है, हम ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप मेरा ही प्लेटफॉर्म पर रहिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में है, किसी भी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते हैं, आप उस पर कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, लेकिन ये देखिए कि उसका क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और क्या वो पर डे अपना क्वेश्चन सब 60 से 70 क्वेश्चन करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, समझ रहे हैं ना। लोगों का मोटिव ये भी रहता है कि 50 क्वेश्चन करवा देंगे इजी इजी और हो गया, डे मतलब डे तो काउंट हो ही रहा है, लेकिन मेरा डे काउंट नहीं करना है, हमको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है, समझे ना, क्वालिटी कंटेंट, समझे ना। तो आप लोग से यही मेरा कहना है कि आप लोग चैनल से जुड़े रहें, और जहाँ तक हम चल रहे हैं, जहाँ तक लास्ट तक चलेंगे, लास्ट तक आपको भी चलना है, साथ में हाथ मिलाकर, साथ मिलाकर। ठीक है, और जो मेरा ये मोटिव है कि इस बार सरकारी जेई का टैग लगना एकदम कंपलसरी है, तो जो मैं बोला हूँ मैं अपना खड़ा उतरूंगा। जब 8,000 प्लस एमसीक्यू कराने का बात है तो 8,000 प्लस एमसीक्यू होगा, ये जरूरी थोड़ी कि 4 मंथ में एग्जाम ले लेगा, आगे भी बढ़ सकता है। तो 8,000 के प्लस 8,000 का जगह कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और 10,000 में से मात्र हमको 100 एमसीक्यू को सिलेक्ट करना है, समझ रहे ना। 10,000 में से मात्र हमको 100 एमसीक्यू को सिलेक्ट करना है, और वही 100 में से आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, मेरा बात समझ रहे हैं बोलने का मतलब। तो आई होप आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे सारा प्लानिंग क्या है, प्लानिंग सारा एकदम मामला सेट है, मामला फिट है, एकदम जो मेरा विजन भी क्लियर है। ठीक है, माइंड सेट भी क्लियर है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, फिर सिर्फ आप लोग को सपोर्ट करना है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल पर बने रहिए, देखिए जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत नहीं मिलेगा लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा, ये जान लीजिए। ठीक है, ये मैं आपको मतलब एक विश्वास दिलाने का काम कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए बिना देरी का मैं आज का क्लास डे थर्ड का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ एक बूस्टर डोज जो कि हर एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए क्या है कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से पढ़कर
आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। ठीक है, यही जोश और यही जुनून के साथ, यही जोश और यही जुनून के साथ आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है, आज का क्लास आगाज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जितने मेरे चाहने वाले हैं, सबसे धन्यवाद। ठीक है, और आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ए बैराज रिड्यूस द अपलिट प्रेशर ऑन ए बैराज। बताइए इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि प्रेशर को रिड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, बैराज पे। ठीक है, बैराज में कोई प्रेशर एक्ट कर रहा है जो कि बोल रहा है कि रिड्यूस द प्रेशर, रिड्यूस द अपलिट प्रेशर ऑन ए बैराज। बैराज पर जो प्रेशर लग रहा है उसको कम करने का काम कर रहा है। तो कौन सा इसमें से कंपोनेंट है? अप स्ट्रीम पाइल। अप स्ट्रीम पाइल एक ऐसा पाइल है, ये मेनली अप स्ट्रीम से ऐड होता है, और ये क्या करता है, जब भी प्रेशर क्रिएट होता है ये प्रेशर को रिड्यूस, रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्लीपर आर नॉट सुटेड फॉर ए एल्डिंग फॉर्मेशन। बताइए इनमें से कौन सा आपका स्लीपर है जो कि नॉट सुटेड फॉर एल्डिंग कंडीशन, एल्डिंग कंडीशन उसमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कौन है? स्टील स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर, कंक्रीट स्लीपर, या फिर आपका HISD स्टील स्लीपर। याद रखिएगा जब भी आपका एल्डिंग का बात आए, ठीक है, एल्डिंग का बात आए, इट मीन्स एल्डिंग उसी में होता है, एल्डिंग उसी में होता है, डक्टिलिटी उसी में होता है, स्टील जितने जो वैसे स्लीपर होते हैं जो डक्टाइल और स्टील के बने होते हैं। ठीक है, स्टील इट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, स्टील। देखिए स्टील जब भी आप लोग जानते हैं कि RCC आप लोग पढ़े होंगे, सिंगल रेनफोर्स बीम, सिंगल रेनफोर्स में उसमें स्टील भी होता है और कंक्रीट भी होता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि स्टील जो होता है, स्टील आपका इल्डिंग में होता है, स्टील जो होता है उसमें इल्डिंग होता है, और आप जो कंक्रीट का जो पोर्शन होता है वो उसमें क्या होता है, इल्डिंग नहीं होता है। अगर स्टील फेल हो रहा है, स्टील फेल हो रहा है, इट मीन्स वो फेल होने से पहले आपको वार्निंग देगा कि हम अब फेल होने वाले हैं, मेरे जगह पर किसी और को रिप्लेस करके लगा दो। मतलब हम अब फेल होने वाले हैं। वो क्या कौन बोल रहा है आपको? स्टील स्लीपर बोल रहा है कि हम अब फेल हो गए, फेल होने वाले हैं, मेरे जगह पर किसी और को रिप्लेस करके लेके आ जाओ। ठीक है, लेकिन जब आपका कंक्रीट स्लीपर फेल करेगा, कंक्रीट स्लीपर फेल करेगा, तो ये कभी यील्डिंग कंडीशन कभी इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फेल हो जाएगा, आपको बोलेगा भी नहीं। ठीक है, आपको इंडिकेशन भी नहीं करेगा कि हम फेल हो रहे हैं, सो डायरेक्ट ये ऑटोमेटिक ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच द फॉलोइंग स्लीपर आर नॉट सुटेड फॉर यील्डिंग फॉर्मेशन, नॉट सुटेड फॉर यील्डिंग फॉर्मेशन। किसमें यील्डिंग फॉर्मेशन सूट नहीं करता है? तो आपका क्या है, कंक्रीट स्लीपर इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वर्क कंसिस्ट ऑफ क्यूबिकल कंटेंट। बताइए क्यूबिकल कंटेंट के लिए इनमें से कौन सा वर्क है आपका? कंक्रीट स्लीपर इज ए राइट आंसर, सी। जो हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिकल कंटेंट। प्लास्टरिंग हो गया, पार्टीशन वाल हो गया, डोर हो गया, ये सब तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज फॉर ए क्यूरिंग लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। एक टेबल आपका है, इधर आपका क्या है, इधर सीमेंट है, इधर आपका सीमेंट है, इधर आपका क्या है, क्यूरिंग पीरियड है। क्या है? क्यूरिंग पीरियड है। मान के चलते कि हम लोग पहला मेरा जो है, फर्स्ट मेरा क्या है, लो हीट सीमेंट है, लो हीट सीमेंट है। ठीक है, तो इसको क्यूरिंग, अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर में अगर लो हीट सीमेंट हम यूज़ किए हैं, क्या है, अगर हम लो हीट सीमेंट अगर यूज़ किए हैं तो उसको मैक्सिमम हमको जनरली 14 डेज तक आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा। कब तक? 40 डेज तक आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ किए हैं, क्या, अगर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ किए हैं तो आपको 7 डेज तक क्यूरिंग करना पड़ेगा। कब तक? 7 डेज तक आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा। तीसरा हम जान सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अगर हम यूज़ किए हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तो आपको 7 से लेकर 14 डेज तक आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, 7 से लेकर 14 डेज तक आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा। इट मीन्स इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जब भी कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर में अगर हम क्या बोलते हैं, लो हीट सीमेंट यूज़ किए हैं,
चाहे हमको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ किए हैं, चाहे हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ किए हैं, मेरा जो क्यूरिंग पीरियड होगा जनरली यही होना चाहिए। ठीक है, देख रहे होंगे लोहित सीमेंट में 14 डेज था, इसका आंसर जो लोहित सीमेंट के लिए 14 डेज इज ए करेक्ट आंसर, सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंटिन्यूटी इक्वेशन। बताइए कंटिन्यूटी इक्वेशन के दो स्टेटमेंट दिया गया है ए और बी, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है इनकरेक्ट, कौन इसमें इनकरेक्ट है, कौन गलत है। ठीक है, कौन इसमें गलत है, चलिए देखते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टेट दैट अ स्टडी फ्लो, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टडी फ्लो होता है, स्टडी फ्लो प्रोसेस थ्रू ए कंट्रोल वॉल्यूम द इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर इक्वल, एकदम सही है। कंटिन्यूटी क्वेश्चन जानते हैं ना, जब वाटर फ्लो करता है तो इसका एक वन इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों क्या कांस्टेंट रहता है, इट मीन्स इक्वल रहता है। तो ये जो बोल रहा है आपका एकदम सही बोल रहा है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन में आपका स्टडी फ्लो होता है। ठीक है, जो ये आप सॉरी स्टेटमेंट ए है जो कि करेक्ट है। स्टेटमेंट बी देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कौन इनकरेक्ट है, मतलब neither A nor B is a correct answer, A is a correct answer। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ वर्क आर मेजरिंग इन ए स्क्वायर मीटर। बताइए स्क्वायर यूनिट में किसका किसका यूनिट होता है। देखिए प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग, ये प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग का जो यूनिट होता है आपका स्क्वायर मीटर में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लास्टरिंग वाइट वॉशिंग में, प्लास्टरिंग हो गया, वाइट वॉशिंग हो गया, पॉइंटिंग हो गया, जेफरीज हो गया, जाली वर्क हो गया, ये सारे जितने भी वर्क्स है ये सबका जो यूनिट होता है क्या होता है आपका स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द हाइट ऑफ स्लम्प फॉर ए बेटर वर्कबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट इन ए कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। बताइए कि एक मान के चलिए कि हम लोग जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, जनरली वहाँ पर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे वर्क करती है। ठीक है, तो आपका बॉर्डर सॉरी क्या बोल सकते हैं कि क्या क्या है, कौन सीमेंट है, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। आप लोग जानते हैं कि BRO मतलब जम्मू कश्मीर साइड जो बर्फबारी बहुत वहाँ ठंड होता है। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा होता है। ठंड होने के कारण वहाँ पर हमको क्या चाहिए, हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसमें हमको वर्कबिलिटी जो हमको चाहिए, वर्कबिलिटी हमको बेटर चाहिए। ठीक है, मतलब सुपीरियर क्वालिटी का वर्कबिलिटी चाहिए, लेकिन उसका जो हाइट ऑफ द सलम क्या होगा पूछ रहा है कि उसमें जो बेटर वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट द हाइट ऑफ सलम शुड बी लेस देन 4 इंचेस। याद रखिएगा लेस देन 4 इंचेस। अगर हम कंक्रीटिंग अगर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग हम लोग कर रहे हैं, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में हम लोग बेटर वर्कबिलिटी को अचीव करने के लिए जो हम हाइट ऑफ सलम यूज करेंगे लेस देन 4 इंच होगा। ठीक है, लेस देन 4 इंच इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए प्लूटोनिक रॉक। बताइए, देखिए डोलोराइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड गेब्रो ये सारे जो एग्जांपल है सबका किसका है, प्लूटोनिक रॉक का। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक का। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि बेस्ट एग्जांपल, ये तीनों में सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, प्लूटोनिक रॉक का। तो याद रखिएगा प्लूटोनिक रॉक का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, ग्रेनाइट इज ए इग्नियस रॉक, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए प्लूटोनिक रॉक। यह एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है किसका, प्लूटोनिक रॉक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल आर यूज्ड टू डायरेक्ट द ड्राइवर ऑफ द वेहिकुलर ट्रैफिक टू ए प्रोसीड विथ ए कॉजन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके बारे में हम लोग टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ आपका हो गया क्या, सिग्नल क्या हो गया यहाँ पे, सिग्नल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर सिग्नल कलर हो गया। ठीक है, मान के चलते हैं कि हम लोग क्या है, मेरा रेड कलर है, आप लोग जानते हैं रेड कलर होता है, फिर आपका ग्रीन होता है सिग्नल, फिर आपका येलो होता है। ठीक है, देखिए रेड कलर में क्या होता है, हम जा रहे थे कहीं, अचानक गेट लग गया, फाटक बंद हो गया, इट मीन्स अब हमको रुकना पड़ेगा। तो रेड सिग्नल क्या है, टू स्टॉप द व्हीकल, टू स्टॉप द व्हीकल। ठीक है, व्हीकल को अब रोकना पड़ेगा।
रेड सिग्नल वही इंडिकेट करता है कि व्हीकल को अब रोक दीजिए, टू स्टॉप दी व्हीकल, ठीक है। ग्रीन सिग्नल क्या है, ये व्हीकल तो हम रोक दिए, अब क्या हो गया, सिग्नल मेरा ग्रीन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सिग्नल मेरा ग्रीन हो गया, इट मीन्स क्या, टू प्रोसीड द व्हीकल, क्या, टू प्रोसीड और मूव द व्हीकल, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रीन सिग्नल मतलब यही होता है कि अब हम लोग को आगे बढ़ना है, फाटक खुल गया है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो येलो कलर होता है, येलो कलर क्या होता है, ये डायरेक्ट आपका ड्राइवर से कनेक्ट रहता है, ठीक है। डायरेक्ट क्या है कि डायरेक्ट द ड्राइवर ऑफ द व्हीकुलर ट्रैफिक टू प्रोसीड विथ कॉजन, ये भी आपका प्रोसीड से रिलेटेड है, ठीक है। टू प्रोसीड विथ कॉजन, ठीक है। इसमें क्या पूछा, टू प्रोसीड द कॉजन, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह सारा मैं लिख दिया हूँ, सारा आपको एग्जाम में देखने का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, उससे रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलर ऑफ ए सॉइल कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, बताइए इनमें से कौन सा कलर है जो कि आपका कलर है, इनमें से कौन सा कलर है जो कि सॉइल में अगर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, सॉइल में अगर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है तो उसका कलर कैसा होता है, येलो हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी मेरा सॉइल में अगर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, ठीक है, क्या अगर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है तो उसमें जो उसका जो कलर हो जाएगा कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर, कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट लेयर ऑफ ए कंक्रीट पेवमेंट फ्रॉम ए टॉप, बताइए कंक्रीट पेवमेंट का फर्स्ट लेयर जो होता है कौन सा है, बेस सब ग्रेड कंक्रीट स्लैब, सब बेस कंक्रीट स्लैब इज ए फर्स्ट लेयर, इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ वर्क मेजरिंग द नंबर, बताइए नंबर में कौन सा मेजर किया जाता है, नंबर में इसमें किसको मेजर किया जाता है, पार्टीशन वॉल, डोर, प्लास्टिक, मशीनरी, डोर को हम लोग नंबर में मेजर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following is the total cost? Which of the following is the total cost of construction, including land? Sorry, including land or other total amount required to possess a property is called कैपिटलाइज वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है, बुक वैल्यू होता है, कैपिटल कॉस्ट होता है। याद रखिएगा जब भी आपका टोटल कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन का टोटल कॉस्ट और साथ में आपका जो लैंड, अगर उसमें लैंड भी इंक्लूडिंग है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल कॉस्ट। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर विच हॉट वेदर कंक्रीटिंग फॉर ए कंक्रीट बिगिन, बताइए अगर हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं कहाँ, हॉट वेदर कंक्रीटिंग में कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरा कंक्रीट हम लोग हॉट वेदर में कर रहे हैं तो उसमें जो टेम्परेचर का रेंज कितना होगा, बताइए, पूछ रहा है इन फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर का रेंज कितना होता है। याद रखिएगा फ़ारेनहाइट में जो इसका टेम्परेचर का रेंज होगा आपका कितना, 75 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 75 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इन अ केस ऑफ है किसमें, हॉट वेदर कंक्रीटिंग में, किसमें, हॉट वेदर कंक्रीटिंग में मेरा जो टेम्परेचर का रेंज रहेगा इन अ केस ऑफ फ़ारेनहाइट में 75 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना कि व्हाट शुड बी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम हेल्ड इन पोजीशन, मैं आपको फिगर भी बना देता हूँ, हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, ये टोटल एल है, हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट अगेंस्ट रोटेशन, मतलब रोटेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये हिंज है, हिंज में क्या होता है, एल होता है, कंप्लीट एल होता है, ठीक है। तो एल मतलब 1L इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ द एल्टीट्यूड बबल ट्यूब एट अ मिड पॉइंट, विच ऑफ द इनमें से कौन सा इमेजिनरी लाइन है जो कि टेंजेंशियल है किस पे, लॉन्गिट्यूडिनल कर्व पे, ठीक है। आप लोग देखेंगे जो कि क्या है, टेंजेंशियल है किस पे, लॉन्गिट्यूडिनल कर्व पे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल कर्व पे टेंजेंशियल है,
टेंजेंशियल ऑफ द एल्टीट्यूड बबल ट्यूब ऑफ द एल्टीट्यूड बबल ट्यूब एट ए मिड पॉइंट इज नोन एज एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल। ठीक है, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना कि रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब ग्रेविटी डैम पे दो स्टेटमेंट दिया गया ए और बी। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया गया ए और बी। देखते हैं। द फ्रिक्शन ऑन ए बेस, द फ्रिक्शन ऑन ए बेस will stop the dam from sliding. The friction on a base will stop the dam from sliding, and the weight of the gravity dam, the weight of the gravity dam will be provide a moment to the overturning moment। एकदम सही है ये। ठीक है, एकदम सही बोल रहा है, डिफिनेशन दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं कि एनी अदर वे टू स्टॉप द डैम फ्रॉम मूविंग इन एंकर इट बेस्ड इनटू ए रॉक बेड। एकदम सही है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट होगा तो ये दोनों सही है, मतलब नाइदर ए एंड नॉर बी, नाइदर ए एंड नॉर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, विच द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रेगुलेटरी साइन। बताइए इनमें से कौन सा रेगुलेटरी साइन नहीं है, बताइए। रेगुलेटरी साइन इनमें से कौन नहीं है जी, कौन कौन सा होता है, सर पहले आप ये बताइए। रेगुलेटरी साइन कौन कौन सा होता है। फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं स्टॉप। स्टॉप मेरा ठीक है रेगुलेटरी साइन है। दूसरा गिव अवे, आपका ये भी आपका रेगुलेटरी साइन है। और क्या बोल सकते हैं आप बताइए। पार्किंग भी आपका रेगुलेटरी साइन है, लेकिन पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं है। मेरा ये भी है, विड्थ लिमिट भी है, हाइट लिमिट भी है, रेगुलेटरी साइन है, लेकिन नॉट कौन है, क्रॉस रोड इज अ नॉट ए रेगुलेटरी साइन। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्निंग रोड साइन। बताइए इनमें से वार्निंग रोड साइन कौन कौन है, इनमें से कौन सा वार्निंग रोड साइन है बताइए। नो पार्किंग, हाइट लिमिट, लोड लिमिट, ये जो आपका तीनों है ये क्या है, आपका रेगुलेटरी साइन है। क्या है आपका रेगुलेटरी साइन है, लेकिन आपका जो राइट रिवर्स बैंड है ये आपका क्या है, वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग डिफेक्ट इन ए टिम्बर इज कॉज ड्यू टू फंगी। बताइए फंगी के कारण से कौन सा इनमें से डिफेक्ट होगा टिम्बर का। डायगोनल ग्रेन नहीं होगा। वेट रूट इज ए डिफेक्ट ड्यू टू फंगी के कारण आपका किस में होता है, वेट रूट में डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन ऑफ ए सॉइल इंजीनियरिंग। बताइए सॉइल इंजीनियरिंग के लिए इनमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। सॉइल इंजीनियरिंग का यूज हम लोग किस में करते हैं, रिटेनिंग स्ट्रक्चर में एकदम करते हैं, स्लोप स्टेबिलिटी में एकदम करते हैं, पेमेंट डिजाइन को करने के लिए हम लोग सॉइल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग करते हैं। लेकिन मेरा रिवर ट्रेनिंग वर्क है, इसमें मेनली हम लोग जो मतलब मेनली जो हम लोग ध्यान देते हैं ये क्या आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए। इसमें आपका सॉइल इंजीनियरिंग का कोई एप्लीकेशन ऐसा नहीं है। नोट है ना, तो नोट इसमें अप्लाई नहीं होता है। इसमें मतलब रिवर ट्रेनिंग वर्क में हम लोग क्या है, हम लोग इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। हाइड्रोलिक प्रोफाइल क्या है, ठीक है, ग्राउंड वाटर कितना है, ठीक है, हम लोग मेनली इसी चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, नॉट एप्लीकेशन ऑफ ए सॉइल इंजीनियरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। रिवर ट्रेनिंग वर्क इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ ए सॉइल इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। Which of the following type of solid waste are capable of transmitting a dangerous communicable disease। बताइए इनमें से कौन सा सॉलिड वेस्ट का एग्जांपल है जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, डेंजरस और साथ ही वो कम्युनिकेबल डिजीज है। बताइए, तो याद रखिएगा इन्फेक्टस जो होता है बहुत ही डेंजरस होता है और ये कम्युनिकेबल डिजीज भी है। ठीक है, डेंजरस भी था, कम्युनिकेबल डिजीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए फ्लूइड इन इथाइल अल्कोहल, बताइए इथाइल अल्कोहल इनमें से किस में आता है? पिसोडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन फ्लूइड, रेयोपैथिक या फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। याद रखिएगा, आपका आपका क्या बोलते हैं, अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, गैसोलीन हो गया, ये सारे भी जितने भी एग्जांपल्स हैं सारे किस में आते हैं? आपका न्यूटोनियन फ्लूइड में। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के बारे में दो स्टेटमेंट दिया गया, ए और बी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें से क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सही बताना है। देखिए ई आई इज अ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, एकदम सही है। ई आई इज ए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, एकदम सही है। इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल एज वेल एज ज्योमेट्रिक प्रोफाइल ऑफ द सेक्शन, एकदम सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए बिटुमिन bands together all the component without bringing about any positive or negative changing in their property। बताइए इनमें से कौन सा विटामिन का प्रॉपर्टी है जिसमें आपका ना ही इसमें पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव चेंजेस देखा जाता है? बताइए कौन सा प्रॉपर्टी है? स्ट्रेंथ, हार्डनेस, एडहेशन या फिर डक्टिलिटी? बताइए कौन सा है जी? याद रखिएगा, जो आपका एडिशन होता है ना, एडिशन, इसमें ना ही इसमें आपका पॉजिटिव और ना ही आपका नेगेटिव चेंजेस देखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अबाउट ए कंटिन्यूटी इक्वेशन। अभी हम लोग पढ़े कंटिन्यूटी इक्वेशन से, एक पीछे हम लोग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन किए थे, और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि द इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर इन वन डायमेंशनल, एकदम सही है, हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। द वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर कांस्टेंट, वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर कांस्टेंट ओवर द एरिया, एकदम सही है। मतलब स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी आर ए करेक्ट, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर ए ट्रू एंड बी इज ए नॉट, ये नहीं होगा, बी इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, विच द फॉलोइंग इज ए नॉट ए सोर्स ऑफ ए नॉइज पोल्यूशन। बताइए नॉइज पोल्यूशन का इनमें से कौन सोर्स नहीं है? इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, नेटबरहुड या फिर एग्रीकल्चरल? आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका एग्रीकल्चरल है ये आपका नॉइज पोल्यूशन का कोई सोर्स नहीं है, जो कि यहाँ पूछ रहा है नॉट ए सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, तो आपका एग्रीकल्चरल जो है ना ही आपका वो सोर्स नहीं है नॉइज पोल्यूशन का, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। याद रखिए क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट, कौन गलत है? देखते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, ठीक है, यहाँ तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट एक्यूमुलेट एरर, एकदम ये गलत है। ठीक है, ये मेरा गलत है। एक्यूमुलेट एरर टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेट एरर, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं। एक्यूमुलेट तो होता है, ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए प्रिवेंट लगाना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही सारा एरर जब एक्यूमुलेट होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रिवेंट कर देते हैं। ठीक है, प्रिवेंट करते हैं। ये जो है ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं कि वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट इन ए मिनिमाइज एरर, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू द होल, ये एकदम गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, तो इनकरेक्ट, इनमें से कौन गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, दोनों गलत है, इनकरेक्ट, ए एंड बी आर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आपको बताया कि यहाँ प्रिवेंट होता तो क्या कि हम लोग प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, रोकते हैं किसको? एरर को, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट एक्यूमुलेट द एरर, ये तो सही है, लेकिन यहाँ प्रिवेंट एक्यूमुलेट द एरर आता तो ज़्यादा बेहतर रहता, जिसके कारण ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेन गेज इज आल्सो कॉल्ड ए फ्लोट टाइप रेन गेज। बताइए फ्लोट टाइप रेन गेज किसको बोलते हैं हम लोग? नेचुरल सेफोन रेन गेज इज ए फ्लोट टाइप रेन गेज, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोड डज नॉट प्रिवेल ओवर ए आरसीसी चिमनी। बताइए
आरसीसी चिमनी में कौन सा लोड प्रिविल नहीं होता है? अर्थक्वेक लोड एकदम उसको प्रिविल करेगा, विंड लोड एकदम सही का है, सेल्फ लोड भी है, लेकिन आपका स्नो लोड है वो इसमें प्रिविल नहीं करता है आरसीसी चिमनी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ए इंजीनियर्स स्केल? बताइए इंजीनियर्स स्केल की आरएफ का वैल्यू कितना होता है? इंजीनियर्स स्केल आप लोग यूज किए होंगे, आप लोग जानते हैं कि इंजीनियर्स स्केल और आप इंजीनियर्स स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5000, 1/5000। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए कर्व, विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ कर्व आर प्रोवाइडेड व्हेन द पेडेस्ट्रियन इज हाई। अगर आप देखिएगा अगर पेडेस्ट्रियन इज हाई है, इट मीन्स हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं कौन सा कर्व प्रोवाइड करते हैं? सेमी बैरियर कर्व। ठीक है, क्या? सेमी बैरियर कर्व, याद रखिएगा सेमी बैरियर कर्व। देखिए कर्व जो होता है मेनली 3 टाइप का होता है, सेमी बैरियर हो गया, बैरियर कर्व हो गया और सबमर्ज कर्व हो गया, मतलब ये 3 टाइप का कर्व होता है। ठीक है, देखिए बैरियर कर्व का इसका हाइट कितना होता है? इसका जो हाइट होता है 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सबमर्ज कर्व का कितना होता है? इसका हाइट इसका होता है 15 सेंटीमीटर, और जो आपका सेमी बैरियर कर्व है इसका कितना होता है? 20 सेंटीमीटर इसका हाइट होता है। ये हाइट से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टोटल नॉट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ ए टोटल प्रेशर इन ए फ्लूइड मैकेनिक्स? बताइए इनमें से टोटल प्रेशर का फॉर्मूला कौन सा है? टोटल प्रेशर, प्रेशर मतलब प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ ए हॉट वेदर कंक्रीटिंग? ये हॉट वेदर कंक्रीटिंग जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको एग्जाम में एक ना क्वेश्चन 2 टाइप का होता है, एक हॉट वेदर होता है, एक आपका कोल्ड वेदर होता है। ये दोनों टॉपिक से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये दोनों टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं इसको थोड़ा आप अच्छा से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इससे थोड़ा सा और मैं क्वेश्चन और बढ़ाऊंगा इस टॉपिक से, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा और अच्छा क्वेश्चन अब स्टेटमेंट वाइज हम लोग इस टॉपिक से करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ ए हॉट वेदर कंक्रीटिंग? मतलब हम लोग हॉट वेदर कंक्रीटिंग इट मीन्स गर्मी के दिन में हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा प्रॉब्लम नहीं होता है? डिक्रीज 28 डेज एंड लेटर स्ट्रेंथ, डिक्रीज 28 डेज एंड लेटर स्ट्रेंथ एकदम सही है। दूसरा इंक्रीज रेट ऑफ सेटिंग एकदम सही है। हॉट वेदर में क्या होता है? रेट ऑफ सेटिंग बढ़ जाता है। इंक्रीज प्रोबेबिलिटी एकदम सही है। डिक्रीज वाटर डिमांड, अच्छा हम लोग हॉट वेदर कंक्रीटिंग गर्मी के दिनों में हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे तो क्या उसमें वाटर डिमांड घटेगा कि बढ़ेगा? जी वाटर डिमांड बढ़ेगा ना। यहाँ क्या बोल रहा है? डिक्रीज बोल रहा है, जो कि मेरा ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। क्या डिक्रीज बोल रहा है, लेकिन यहाँ क्या होगा? इंक्रीज वाटर डिमांड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। Which of the following does a beam undergoes when a load is applied to the free end of cantilever beam? कोई बीम है, कैंटिलीवर बीम है जिसमें लोड अप्लाई हो रहा है फ्री एंड पे, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इसमें आपका दो टाइप से फिनोमेना होता है। क्या होता है इसमें? टेंशन और कंप्रेशन आप लोग जानते हैं। इसके बारे में मैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए किसमें? DDA वाले जितने भी सीरीज हुए हैं, करीब 10 पार्ट हुए हैं, उसमें जाकर देख लीजिए। इस टॉपिक से मतलब कैंटिलीवर वाले बीम से इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे उसमें डिस्कस किया गया और बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बोथ होगा, इसमें बोथ हम लोग देखते हैं, इसमें कंप्रेशन भी होता है, आपका टेंशन भी होता है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग इस बीम में दोनों को हम लोग एनालाइज करते हैं, दोनों को सीन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बताइए इन विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन वाटर ड्रॉप्स फ्रीज टू द फॉर्म ऑफ आइस कोटिंग? बताइए वाटर जैसे ही ड्रॉप करता है वो तुरंत उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे ही ड्रॉप से क्या बन जाता है? ड्रॉप फ्रीज से तुरंत क्या बन जाता है? आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसे मतलब क्या बोलते हैं? ग्लेज,
ड्रीजल, स्नो, रेन। याद रखिएगा, जैसे ही चेंज हो रहा है ना, फ्रीज से तुरंत आइस बन जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेज इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन आर यूज टू मेजरिंग द ग्रेविटी फ्लो। बताइए ग्रेविटी फ्लो के लिए इनमें से कौन सा इक्वेशन को हम लोग मेजर करते हैं, कौन सा इक्वेशन के लिए बताइए। वेबर इक्वेशन क्या होता है जी, वेबर का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताइए तो। रूट अंडर इनर्शिया फोर्स बाय सरफेस टेंशन, रूट अंडर इनर्शिया, इनर्शिया फोर्स सरफेस टेंशन। में एक नंबर क्या हो गया, रूट अंडर इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स। रिलोन समय क्या आ गया, इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। ये जो आपका हो गया मैनिंग इक्वेशन, यही हमको लगता है कि मेजरिंग द ग्रेविटी फ्लो, ऐसा ही आंसर है। डी इज ए करेक्ट आंसर। मैनिंग इक्वेशन का यूज हम लोग किस में करते हैं, ग्रेविटी फ्लो में। आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैनिंग इक्वेशन का फॉर्मूला बताइए। आप लोग कमेंट में टाइप कीजिए कि मैनिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोइंग इज ए पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट, पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट अदर देन क्लोरीन। बताइए क्लोरीन से भी ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट, पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट इनमें से कौन सा है। आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, आयरन है, या फिर ओजोन है। तो याद रखिएगा कि जो मेरा ओजोन जो है ना, वो आपका क्लोरीन से ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट है, समझ रहे हैं ना, क्लोरीन से ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट है। इट मीन्स डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कि विच द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा पर्पस नहीं है। अच्छा देखते हैं, फर्स्ट क्या है कि एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट द केमिकल एंड डिजॉल्व मिनरल। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में एक्सट्रैक्ट द केमिकल एंड डिजॉल्व मिनरल एकदम सही है। केमिकल को हम लोग रिमूव करते हैं और मिनरल को हम लोग ऐड करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, सही है। कंट्रोल अनप्लीजेंट गैस, सॉरी कंट्रोल इन अनप्लीजेंट टेस्ट अपीयरेंस ऑफ पार्टिकल, एकदम सही है। प्रिवेंट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग दी डिजीज, एकदम सही है, रोकता है उसको। एडिशन ऑफ एक्सेसिव कलर ऑफ ए वाटर एज ए टर्बिडिटी, एकदम नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ नॉट ए पर्पस ऑफ ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ओके। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरिंग एंगल। बताइए एंगल को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। ये सब फुलटोस है, ये सब जो क्वेश्चन है एंगल मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ये सब फुलटोस है। ये सब में मारी उठा के छक्का, इट मीन्स क्या कि गलत नहीं होना चाहिए, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिजाइन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिजाइन वैल्यू क्या होता है जी, M20, M25, M30, M35। M20 का 12, 14, 15, 17, किसका पूछा है, M20 का 12 इज ए करेक्ट आंसर, 1.2 इज ए करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर लाइक ए टनल। बताइए इनमें से कौन सा सीमेंट का यूज हम लोग करते हैं अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। कलर सीमेंट एकदम नहीं, वाइट सीमेंट एकदम नहीं, एयर इंटेनिंग सीमेंट एकदम नहीं, हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो एलवेज हम लोग अंडरग्राउंड अंडर वाटर टनल के लिए हो, अंडर वाटर स्ट्रक्चर के लिए हो, आपको हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ ए ओपीसी सीमेंट इज मोस्ट प्रॉपरली यूज इन इंडिया। बताइए इंडिया में इनमें से कौन सा ग्रेड है जो कि मोस्ट पॉपुलर है और यूजेज भी होता है इंडिया में। बताइए 43, 53, 63 या 33, बताइए। याद रखिएगा कि इंडिया में एलवेज 43 ग्रेड बहुत पॉपुलर है
और मैक्सिमम यूज आपका 43 ग्रेड का ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ए बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन। बताइए, फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट, बिटुमिनस मतलब ये ना जी फ्लेक्सिबल पेमेंट। बताइए कि फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो मेरा क्या पूछ रहा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बताइए। आप लोग जानते हैं कि जो मेरा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा बेस कोर्स है, ठीक है, सब ग्रेड है, सॉरी बेस कोर्स है, बेस कोर्स को मतलब अर्थवर्क जो है उसको पहले हम लोग तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, बेस कोर्स से तैयार कर देंगे, बेस कोर्स फिर सब बेस कोर्स सब ग्रेड फिर सरफेस। ठीक है, तो क्या है हम देखते हैं, प्लेसिंग ऑफ प्रीमिक्स एकदम नहीं, प्रिपरेशन ऑफ ए एग्जिस्टिंग बेस कोर्स लेयर एकदम सही है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ए एग्जिस्टिंग बेस कोर्स ऑफ लेयर, पहले हम लोग बेस कोर्स लेयर को हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट लेयर हम लोग किसको बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ए बेस कोर्स लेयर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बताइए, थर्ड स्टेप ऑफ ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कौन सा है, स्टेप फर्स्ट क्या है जी, स्टेप फर्स्ट स्क्रीनिंग, स्टेप सेकेंड क्या होता है बताइए, कोएगुलेशन, स्टेप थर्ड एरिएशन, स्टेप फोर फिल्ट्रेशन, स्टेप फाइव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, पहले हम लोग जितना भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जितने भी आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, पहले इसमें हम लोग रिमूव कर देते हैं। जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव होने के बाद यहाँ से चल जाता है कोएगुलेशन हम लोग, फिर कोएगुलेशन हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कोएगुलेंट हम लोग इसमें ऐड करते हैं। कोएगुलेंट ऐड करने के बाद हम लोग अगला प्रोसेस क्या होता है, एरिएशन में हम लोग डालते हैं। एरिएशन में क्या होता है, एरिएशन में जितने भी वेस्ट वाटर में मेरा गैसेस है, लाइक H2S हो गया, H2S हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जितने भी आयरन है, मैग्नीज है, जितने भी उसमें प्रेजेंट है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के बाद हम लोग डालते हैं कितने फिल्ट्रेशन में, स्लो सैंड फिल्टर होता है, रैपिड सैंड फिल्टर होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद इसमें किसमें चला जाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ओके, समझ में आ गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है, थर्ड स्टेप इट मीन्स एरिएशन इज ए करेक्ट आंसर, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन। बताइए, इनमें से कौन सा नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन नहीं है, नेचुरल सोर्स पूछ रहा है, नेचुरल सोर्स डस्ट स्टॉर्म एकदम है, स्टॉर्म स्मोक है एकदम नेचुरल सोर्स है, ऑर्गेनिक मैटर्स डिके इन ऑर्गेनिक मैटर्स ये भी आपका नेचुरल सोर्स है, लेकिन माइनिंग जो है ये आपका और नेचुरल सोर्स नहीं है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, क्या यहाँ पूछ रहा है नॉट ए नेचुरल सोर्स, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कि बीच द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन ए हेलिकल बार। बताइए, ये सब फुलटोस है, फुलटोस को क्या करना है जी, बाउंड्री लाइन के बाहर। Which is the following type of irrigation is the soil? Which is the following type of irrigation is the soil surface not a made wet? बताइए, फुलटॉस है, मारिए। फुलटॉस मतलब समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन इजी है, गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बताइए क्या हो रहा है, सॉयल सरफेस नॉट ए मेड ए वेट, सॉयल सरफेस पे वेट नहीं होना चाहिए, मतलब सॉयल सरफेस गीला नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट जो वाटर होगा डायरेक्टली उसके रूट जोन में प्रोवाइड होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब सरफेस इरिगेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विच इज द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ब्रिक इज ए आल्सो कॉल्ड ए रिफ्रैक्टरी ब्रिक। बताइए, रिफ्रैक्टरी ब्रिक और इनमें से कौन से ब्रिक को बोलते हैं, तो याद रखिएगा फायर क्ले ब्रिक। ठीक है, फायर क्ले ब्रिक इज अ रिफ्रैक्टरी ब्रिक, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following is a method of evaluation is used for the properties which is the
अंडर डेवलप स्टेज और पार्शियली डेवलप स्टेज एंड पार्शियली अंडर अंडर डेवलप स्टेज। बताइए, ये आपका मेथड ऑफ वैल्यूएशन का है, ठीक है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। तो बताइए कि वैसा वैसा मेथड ऑफ वैल्यूएशन जो कि कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी आपका एसेट है जो कि हमको, वो क्या है आपका अंडर डेवलप स्टेज में है, ठीक है, जो कि डेवलप नहीं किया गया, अंडर डेवलप में है, उसको डेवलप करने के लिए अंडर डेवलप स्टेज में है और वो पार्शियली डेवलप है, ठीक है, और क्या हो पार्शियली डेवलप है, उसको डेवलप करने के लिए जो मेथड का यूज किया जाता है उसे हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, तो एलवेज जो हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट मेथड इज ए करेक्ट आंसर। क्या, डेवलपमेंट मेथड इज ए करेक्ट आंसर, तो सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइए, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए रिसिप्रोकेटिंग पंप। बताइए, रिसिप्रोकेटिंग पंप के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट नॉट कंपोनेंट, उसका कंपोनेंट नहीं है। बताइए, सक्शन पाइप, स्पेयर, स्ट्रेनर, या फिर आपका सिलेंडर। बताइए, इनमें से कौन सा उसका कंपोनेंट नहीं है। तो याद रखिएगा, मेरा जो स्पेयर जो होता है, स्पेयर इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ ए रिसिप्रोकेटिंग पंप। नोट पूछ रहा है ना, नोट कंपोनेंट, स्पेयर इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ ए रिसिप्रोकेटिंग पंप, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जंक्शन ऑफ ए तरजागी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ थ्योरी। बताइए, आप लोग तो तरजागी बियरिंग कैपेसिटी तो आप लोग तो धुआं धुआं कर दिए होंगे जी पढ़ पढ़ के। इसका जंक्शन को हम सोयल को सबसे पहले प्लास्टिक इलास्टिक इक्विलिब्रियम कंसीडर करता है, उसके बाद उसका सोयल कोहेजनलेस आइसोट्रोपिक होता है, सोयल इज बोलिए, सोयल इज होमोजेनस आइसोट्रोपिक होता है, सोयल इज सेमी इनफिनिट होता है, उसके बाद क्या और क्या बोल सकते हैं, और क्या हो सकता है बताइए, और क्या हो सकता है जी, ये सही है। द लोड एक्टिंग ऑन ए फुटिंग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इज एक्टिंग इन ए वर्टिकल डायरेक्शन, एकदम सही है। द बेस ऑफ ए स्ट्रिप इज स्मूथ स्मूथ या फिर रफ, स्मूथ नहीं होगा, रफ होगा, यही गलत है। इसका जो बेस ऑफ स्ट्रिप जो होता है क्या होगा, रफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बोला है, स्मूथ बोला है, जो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फैक्ट क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। बताइए, इनमें से कौन सा फैक्ट नहीं करता है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को। बताइए, टेम्परेचर एकदम इफेक्ट करता है, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, विंड स्पीड एकदम इफेक्ट करता है, सनशाइन एकदम इफेक्ट करता है, लेकिन कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इसका कोई रिलेटेड नहीं है इससे, वाटर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट से इसका रिलेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि नॉट ए फैक्ट, देख रहे हैं, नॉट ए फैक्ट ऑफ ए क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। विच इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज द अपोजिट ऑफ ए डक्टिलिटी। बताइए, डक्टिलिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा जी, डक्टिलिटी ब्रिटलनेस, डक्टाइल है मतलब ब्रिटल हो जाएगा। विच इज द फॉलोइंग डिवाइस फॉर ए लीनियर मेजरमेंट इज ए बेस्ट फॉर ए मेजरिंग वर्टिकल डिस्टेंस। बताइए, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है जो कि लीनियर मेजरमेंट है, लीनियर मेजरमेंट को मेजर करता है, इज द बेस्ट मेजरिंग वर्टिकल डिस्टेंस, जो कि वर्टिकल डिस्टेंस को बहुत बेस्ट तरीके से मेजर करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, पेडोमीटर। क्या बोलते हैं, पेडोमीटर इज ए करेक्ट आंसर। पेडोमीटर जो होता है आपका क्या होता है, ये लीनियर मेजरमेंट है, लेकिन ये वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है। क्या करता है, वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम कंटेन हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बताइए, किसमें ये जो 4 लैम्प दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड किसमें होता है, लैम्प सबसे ज़्यादा किसमें होता है, पूछ रहा है। देखिए, आपका एक होता है हाइड्रोलिक लैम्प, एक आपका होता है हाइड्रोलिक लैम्प, एक आपका फैट लैम्प, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोलिक लैम्प में इसमें आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसमें कितना होता है, 30% होता है, एंड 5% जो होता है आपका इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये जो आपका फैट लैम्प हो गया, फैट लैम्प को और हम लोग किस नाम से जानते हैं बताइए, तो फैट लैम्प को हम लोग पुअर लैम्प भी बोलते हैं,
रिच लैम्प रिच लैम्प भी बोलते हैं, वाइट लैम्प भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका अलग अलग नाम है, याद रखिएगा। कभी फैट लैम्प ना देगा, पुअर लैम्प दे देगा, रिच लैम्प दे देगा, वाइट लैम्प दे देगा, ये सारे इसी का नाम है फैट लैम्प का। ठीक है, तो फैट लैम्प में जो आपको कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये आपका 95% होता है। ठीक है, फैट लैम्प में जो आपको कैल्शियम ऑक्साइड होता है कितना होता है, 95% होता है। एंड 5% जो होता है इसमें होता है, 5% होता है अदर इम्प्योरिटीज होते हैं, अदर इम्प्योरिटीज। ठीक है, अदर इम्प्योरिटीज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कि किसमें हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड किसमें सबसे ज़्यादा होता है, आपका फैट लैम्प में। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ ए सॉइल कंपैक्शन इक्विपमेंट वी डिवाइडेड, बताइए। सॉइल कंपैक्शन हम लोग जानते हैं कि सॉइल को हम लोग कंपैक्ट करते हैं, तो इसका कितने ग्रुप्स होते हैं बताइए। एलवेज सॉइल कंपैक्शन के लिए मेनली 2 ग्रुप होता है, 2 ग्रुप। फर्स्ट क्या आपका मैनुअल, मैनुअल कंपैक्शन, मैनुअल कंपैक्शन। दूसरा क्या है मैकेनिकल, मैकेनिकल कंपैक्शन। तो ओनली 2 ग्रुप इज अ करेक्ट आंसर, मतलब डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि विच द फॉलोइंग शुड बी अ रेंज ऑफ ए ह्यूमिडिटी ऑफ ए लेबोरेटरी फॉर ए डिटरमाइन द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ ए सीमेंट यूजिंग ए भैकट अपरेटस। बताइए, हम लोग भैकट अपरेटस यूज करते हैं टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ ए सीमेंट, लेकिन इसमें पूछ रहा है जो हम लोग कंसिस्टेंसी जो फाइंड करते हैं लेबोरेटरी में, उसका ह्यूमिडिटी रेंज कितना होता है। ह्यूमिडिटी होता है जी, बिना ह्यूमिडिटी तो कुछ हम लोग करते नहीं। एक एक सर्टेन टेम्परेचर पे हम लोग किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि उसका वहाँ पर रेंज कितना होता है, बताइए। याद रखिएगा, जब भी हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स का बात करें, कंसिस्टेंसी इंडेक्स से हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में बात करें, तो एलवेज उसका जो लेबोरेटरी में जो आपका टेम्परेचर का जो रेंज होना चाहिए, ह्यूमिडिटी रेंज मेनली कितना 60 से 70% होना चाहिए। कितना 60 से 70%। ओनली बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। विच इज द फॉलोइंग अबाउट द फिक्स बीम, बताइए। फिक्स बीम के केस में पूछ रहा है इनकरेक्ट, कौन इसमें से इनकरेक्ट है, देख रहे हैं ना, इनकरेक्ट पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, बताइए। फिक्स बीम अंडरगोन वेरी मिनिमम डिफ्लेक्शन, फिक्स बीम में मिनिमम डिफ्लेक्शन होता है कि मैक्सिमम होता है, फिक्स बीम में मिनिमम डिफ्लेक्शन होता है कि मैक्सिमम, मिनिमम डिफ्लेक्शन होता है, ये सही है। दिस बीम आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एकदम सही। इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, लेकिन दोनों करेक्ट है, इट मीन्स आइदर और वाला ऑप्शन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, आइदर और का ऑप्शन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बताइए। मेरा भी कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल को सिलेक्शन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली हमको उसको उसमें हम लोग को क्या देखना चाहिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन द केस ऑफ ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, तो बताइए कि सबसे पहले हम उसमें क्या चेक करेंगे। बाई चांस हम लोग एग्रीगेट को हम लोग सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो एग्रीगेट को सबसे पहले उसमें हम लोग क्या चेक करेंगे कि एग्रीगेट का स्ट्रेंथ कितना है, समझ रहे हैं ना। एग्रीगेट का हम लोग स्ट्रेंथ चेक करेंगे, क्या जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है फॉर ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले किसी भी मटेरियल का हम लोग क्या चेक करेंगे, उसका प्रॉपर्टी क्या चेक करेंगे कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, कितना स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कितना उसका स्ट्रेंथ है खुद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच द फॉलोइंग कंडीशन, क्या सॉरी द कंडीशन टू क्वालिफाई ए लेटरल रिस्ट्रेंट बीम, लेटरली रिस्ट्रेंट बीम आर ए गिवन, बताइए। जो कि क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो लेटरली रिस्ट्रेंट बीम के लिए दो को स्टेटमेंट दिया गया है। इट शुड बी बकल लेटरली, इट शुड बी बकल लेटरली, a limit state serviceability must be satisfied, लिमिट स्टेट सर्विसेबिलिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड, दोनों सही है।
इट शुड बी बकल लेटरली एंड लिमिट स्टेट सर्विसबिलिटी शुड बी सेटिस्फाइड। दोनों सही है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, दोनों इनकरेक्ट है, मतलब नेदर और नोर का ऑप्शन जाएगा, नेदर और नोर का ऑप्शन जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कि देखिए क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए एडवांटेज ऑफ ए डंपी लेवल। डंपी लेवल से हम लोग क्या मेजर करते हैं, बताइए, क्या वो एंगल मेजर करते हैं क्या डंपी लेवल से हम लोग का, एंगल मेजरिंग इन इनएक्यूरेट, नॉट एडवांटेज, यही तो एडवांटेज नहीं है, यही तो एडवांटेज नहीं है, बाकी सब तो है। हाई ऑप्टिकल पावर होता है डंपी लेवल में, यू टू यूज होता है, वेरी एक्यूरेट लेबलिंग रीडिंग होता है, एकदम सही है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि नॉट एडवांटेज, और नॉट एडवांटेज इट मीन्स ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एंगल मेजरमेंट इनएक्यूरेट, ठीक है, जो कि एक डिसएडवांटेज था वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ए हेड आर नेग्लेक्टेड इन ए केस ऑफ ए सॉइल। बताइए, सॉइल के केस में हम लोग कौन सा हेड को निगलेक्ट करते हैं, पिजोमेट्रिक हेड, ये तो होता है सॉइल में, प्रेशर हेड भी होता है, डेटम हेड भी होता है, लेकिन ये मेरा वेलोसिटी हेड सॉइल के केस में नहीं देखा जाता है। ठीक है, वेलोसिटी हेड ये मेरा, ये मेनली आपका किसमें, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है इन केस ऑफ सॉइल, सॉइल के केस में हम लोग वेलोसिटी हेड को कंसिडर नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन के बारे में दो स्टेटमेंट दिया गया है। लोकल अट्रैक्शन एट ए पैलेस कैन बी डिटेक्टेड बाय बोथ, कैन बी डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग बियरिंग फ्रॉम ए बोथ एंड इन ए लाइन ऑफ एरिया, एकदम सही है। इफ द फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग ऑफ द लाइन इज डिफरेंट एग्जैक्टली बाई 180 डिग्री देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन एदर है, इसमें पूछा इनकरेक्ट ये दोनों करेक्ट है, आदर और ऑप्शन जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी, विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए डैम इज ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर। बताइए, फुलटॉस है, फुलटॉस है जी इट मीन्स कफर डैम, फुलटॉस मतलब समझ गया ना, हर बार तो बोलना नहीं पड़ेगा, इंजीनियर्स हैं जितने भी मेरे भाई लोग सब इंजीनियर हैं, खाली थोड़ा सा मतलब डंटा हिलाना है, ऑटोमेटिक आप सही बता दीजिए, कोई जरूरत नहीं है कुछ ये करने का। विच इज द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इक्विपमेंट, सॉरी इक्वेशन प्ले इन ए इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैकुलर मेथड। बताइए, इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो कि इंपॉर्टेंट होता है मैकुलर मेथड में, बताइए, मैकुलर मेथड के लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए। मैकुलर मेथड में क्यूबिक इक्वेशन एकदम नहीं, लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें होता है, मैकुलर मेथड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। विच द फॉलोइंग part of a centrifugal pump in a wheel or rotor which is provided with a series or backward, which is provided with a series or backward curve blade और वेन। बताइए उस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक पार्ट लगा रहता है, ठीक है, जो कि जिसके बारे में ये बता रहा है कि वो क्या है, व्हील और रोटर भी चीज प्रोवाइडेड विथ है सीरीज, सीरीज में होता है, सीरीज में होता है सीरीज में होता है, सीरीज में होता है, सीरीज ऑफ ए बैकवर्ड कर्व ब्लेड, और उसमें ब्लेड भी लगा रहता है बैकवर्ड, बैकवर्ड टाइप से। ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं, इम्पेलर, आप लोग देखे होंगे इम्पेलर, एक साफ टाइप में होता है जिसके ऊपर ब्लेड लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसी को क्या बोल रहा है, इम्पेलर बोल रहा था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ ए नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। बताइए, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन के लिए इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, कल्टीवेशन ऑफ ए हाई इल्ड क्रॉप, एकदम सही है। डिफरेंशियल इन ए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल, डिफरेंशियल इन ए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल, एकदम सही है। अनसर्टेनिटी ऑफ ए मानसून रेनफॉल, एकदम सही है, तो यही तो गलत होगा। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, एकदम ये गलत है, नॉट ए रीजन, ये रीजन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है, करीब हम लोग 70 से प्लस क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, और जितने भी मेरे न्यू भाई लोग हैं, सारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में समझाया हूँ तो लास्ट तक चलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।